हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, बी सेफ इन कोरोना। जितना हो सके अपने फैमिली को बचाइए, अपने आप को बचाइए। कहीं भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलिए। ठीक है, और वैक्सीन जरूर लीजिए। 1 मई से सबके लिए वैक्सीनेशन शुरुआत हो रहा है। ठीक है, जितने भी 18+ है आप जरूर वैक्सीन लीजिए और अपने फैमिली को भी दिलवाइए अगर नहीं लिए हैं। ओके, सो ये जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट डिस्कस कर रहा था। कल एक्चुअली मेरा वीडियो नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए चलिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है? किसी भी सर्किट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट है, किसी भी सर्किट को हम कहेंगे ओपन सर्किट है। तो उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम कहते हैं? तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस सपोज कोई हम सर्किट लेते हैं। लेट अस सपोज ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कोई रेजिस्टेंस ले लिया और कहा कि भाई अब इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव करके क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव करके यू, इसको सबसे पहले रिमूव कीजिए। राइट, रिमूव हो गया। अब इसके बीच जो है एक वायर जोड़ दिए। ठीक है, अब वायर आप जोड़ दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे करंट आई बह रहा था, जब आपने रिमूव किया तो यहाँ पे आई 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया, इसे पाथ मिल जाएगा करंट फ्लो करने का। करंट ऑब्वियसली बात है, पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो करेगा। अगर ऐसा करता है तो इसको एक पाथ मिल जाएगा और यहाँ पे आई यहाँ पे बहेगा। अब ध्यान देखिए कि यहाँ पे जो आई बह रहा है और यहाँ पे जो करंट बह रहा है, यहाँ पे अंतर क्या होगा? सोचिए क्या अंतर होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी वायर होता है, हम ऐसा मानते हैं जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो आर की वैल्यू कुछ होगी। लेकिन जब एक सिंगल वायर होगा तो हम मानते हैं कि एक सिंगल वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, यानी हम 0 मान लेते हैं किसी भी शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी वायर को, कोई भी क्लोज वायर, पॉइंट लिख लीजिएगा, एनी वायर हैव resistance across any element is 0 if it short circuit any passive element। पैसिव एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जैसे रेजिस्टेंस को रिमूव करके हमने एक वायर से रिप्लेस कर दिया। जब वायर से रिप्लेस किया तो हमने कहा कि हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब शॉर्ट सर्किट किया तो हमने कहा कि भाई रेजिस्टेंस इसका 0 हो गया। अब जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम ओम्स लॉ से जानते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो आइडियली तो आई इनफाइनाइट होता है क्रॉस शॉर्ट सर्किट, लेकिन प्रैक्टिकली की बात करें तो हम इसको कहेंगे कि ये बहुत बहुत हाई है, वेरी वेरी हाई। ठीक है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है रेजिस्टेंस की 0 होने पे। तो अब देखिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि शॉर्ट सर्किट जब कोई भी चीज होती है, हम कहते हैं कि दिस सर्किट इज शॉर्ट सर्किट, तो क्या चीज पॉइंट हमें दिमाग में रखनी चाहिए, उस चीज पॉइंट आपको नोट डाउन कर लीजिए। तो लिखिएगा, कंडीशन फॉर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब पॉइंट वाइज डाल डाल के लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डालिएगा, रेजिस्टेंस इज considered as 0 in शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को SC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी रेजिस्टेंस है हम शॉर्ट सर्किट में उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0 ओम। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस 0 है तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर। अब I भले एग्जिस्ट करता हो, I यहाँ पे भले एग्जिस्ट करता हो, लेकिन R एग्जिस्ट करेगा क्या? R तो 0 है, जब R 0 रहेगा तो V एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, V भी 0 रहेगा। तो लिख लीजिए वोल्टेज
across passive element, voltage across passive element when connected as short circuit, voltage across passive element when connected as a short circuit is 0। और उसके बाद एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा कि रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये वोल्टेज, इसके बाद एग्जाम्पल में ये डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट होता है तो हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि भाई ओपन सर्किट होता है तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए ओपन सर्किट का कंडीशंस देख लेते हैं हम थोड़ा। फिर से वही काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट यानी बीच में कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं रहेगा जब भी हम इसको हटाएंगे रेजिस्टेंस को, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा हो जाएगा ओपन सर्किट में, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, नो वायर कनेक्शन, इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस है आर है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। हमने देखा था कि जब शॉर्ट सर्किट था तो करंट मेरा हाई हो गया था, इनफाइनाइट के लगभग हो गया था। लेकिन जब ओपन सर्किट होगा तो करंट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कोई पाथ मिल रहा है, क्या कोई पाथ मिल रहा है क्या फ्लो करने के लिए। जब पाथ ही नहीं मिलेगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस करंट 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि हमने पहले कहा था कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, लेकिन इन द ओपन सर्किट अब जब करंट फ्लो नहीं होता तो आप क्या कहते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर, करंट फ्लो नहीं होता। अगर R को लिखे V बाई आई यानी करंट मेरा 0 है, तो R क्या इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं, क्या R इनफाइनाइट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। R इनफाइनाइट है, मतलब याद रखिए इन ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, इन ओपन सर्किट करंट इज 0। कंडीशन लिखिए ना, कंडीशन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने का कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन लिखिए, रेजिस्टेंस should be infinite in ideal case and very very high for practical case। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गया अगर हम आइडियल कंसीडर करते हैं, लेकिन इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी आपकी हाई, वेरी हाई, मतलब इनफाइनाइट यानी वेरी हाई। इनफाइनाइट हम कंसीडर नहीं करते अगर हम ये कहे कि ये प्रैक्टिकल के लिए यूज करने वाली है, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा चीज, करंट फ्लो इन ओपन सर्किट इज 0, ठीक है। इन ओपन सर्किट में जो करंट फ्लो होगा ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आप रिमेंबर करके रखिएगा फॉर शॉर्ट सर्किट एंड फॉर ओपन सर्किट। चलिए यहां तक तो हम कर लिए, अब इसको रफ करके अब हम शुरू करने जा रहे हैं करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, और फिर वो क्वेश्चन हम करेंगे जो मैंने पिछले बार अभी पिछले लेक्चर में किया था, जो कि मैंने कहा था कि आप विदाउट करंट डिवीजन रूल या विदाउट वोल्टेज डिवीजन रूल करिए। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले करंट डिवीजन रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करता हूँ और फिर इसको लिखता हूँ। हेडिंग डालिएगा करंट डिवीजन रूल। फिगर बनाइएगा,
सो ये फिगर देखिएगा, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि करंट डिवीजन रूल लगाते क्यों। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है, करंट जब यहाँ पे फ्लो करेगा तो ये R1 R2 R3 जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस, जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस को दिखेगा तो ये दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट अस इसको I3 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं। तो यहां से I क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा I2 प्लस I3। नोट डाउन करता रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहां से ज्वाइन होकर I आ जाएगा, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। तो हमको करंट डिवीजन रूल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा कि जब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया तो आपने देखा कि हमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ रहा था, कैलकुलेशन बहुत करना पड़ रहा था। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं विदाउट करंट डिवीजन रूल, तो ध्यान से देखिए हमें दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। एक इस केवीएल लगा के एक हमें इसके क्रॉस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक केवल निकाल के हमको इसके क्रॉस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और एक ये इक्वेशन, यानी तीन इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगे। और तीन इक्वेशन को सॉल्व करना ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव पार्ट है, और एग्जाम में अगर हम करने बैठ जाएंगे तो मेरा 15-20 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा। तो हम ये चाहते नहीं, हम चाहते हैं मेरा 1 मिनट में I2 और I3 की वैल्यू आ जाए। कैसे आएगा, करंट डिवीजन रूल से आएगा। तो आप नीचे लिखिए डेफिनेशन, whenever two or more parallel circuit are connected, the value of current flowing in respective parallel branches is calculated by a method is called current डिवीजन रूल, राइट। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं करंट डिवीजन रूल का कि भाई जब भी कोई भी सर्किट पैरेलल होता है, जब भी कोई भी सर्किट पैरेलल कनेक्ट होता है, तो हर पैरेलल ब्रांच में हम करंट कैसे मालूम करते हैं, करंट डिवीजन रूल से। अब चलिए देखते हैं करंट डिवीजन रूल है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इस पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसके अक्रॉस वोल्टेज लेट अस सपोज हम मानते हैं V, इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मानते हैं V। तो ये जो पैरेलल ब्रांच में है वोल्टेज सेम है, इन पैरेलल ब्रांच वोल्टेज सेम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे I2 कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हम लगाते हैं, वो क्या होता है, टोटल करंट ले लीजिए। हमें I2 यानी R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है हमको ये मालूम करना है। तो I2 कैसे मालूम चलेगा, टोटल करंट इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस। इसका अगर करंट मालूम करना है, मल्टीप्लाई में टोटल करंट करेंगे सामने वाला रेजिस्टेंस, I इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, राइट। इसी तरीके से I3 अगर मालूम करना है, I3 अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, टोटल करंट कितना है, I, टोटल करंट इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस, R3 के सामने कौन है, R2 बाई R2 प्लस R3, राइट। ये तो रहा मेरे दो ब्रांच का, ये तो रहा मेरे दो ब्रांच का। अब हमें तीन ब्रांच का मालूम करना हो। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई एक R1 भी, कोई यहाँ पे एक R1 भी कनेक्टेड है। लोग ये बताते नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, R1 भी कनेक्टेड है। तब कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है ना भाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, I1 भी आएगा, हमें I1 भी कैलकुलेट करना है। तो I1 यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट इंटू सामने वाले का प्रोडक्ट करिए, टोटल करंट इंटू सामने वाले का प्रोडक्ट, R2
R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R1 R3। याद रखिएगा ये करंट डिवीजन रूल का रूल होता है। इसी तरीके से I2 अगर हमें करना है I इंटू, तो I2 कहां बैठा है R2 में, तो इसको छोड़कर R1 R3 का प्रोडक्ट ले लेंगे, R1 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है। इसी तरीके से अगर I3 का लेना हो हमको, तो I3 क्या हो जाएगा, R3 है तो R1 R2 आ जाएगा यहाँ पे, I टोटल करंट इंटू R1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, राइट। सो इस तरीके से हम 2 सर्किट का, 3 सर्किट का, 4 सर्किट का, जितना सर्किट पैरेलल हो ये हम यूज करके निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। आप ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ, आपको मालूम है, ये सिर्फ 2 चीज बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नई चीज ये भी होता है। अगर 3 ब्रांच आ जाए तो आप, वैसे रेयरली पूछा जाता है कहीं यूनिवर्सिटी से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर 3 ब्रांच आ जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम वोल्टेज डिवीजन रूल बताएंगे, तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा पूरी तरीके से। अब हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको रफ करता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, अब सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। सर्किट अच्छे से ड्रॉ करिएगा क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज करंट डिवीजन रूल चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों के लिए लगभग समान होता है, चाहे इंडक्टेंस हो। लेकिन वोल्टेज डिवीजन रूल में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में थोड़ा फर्क आ जाता है, वही देखना है हमको। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे वोल्टेज बैटरी ली V वोल्ट की, करंट I फ्लो हो रहा है, ये R1 है, R2 है, R3 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है एक I करंट फ्लो हो रहा है, जो कि करंट सेम है। उसमें क्या था, करंट डिवीजन रूल में करंट डिफरेंट था, वोल्टेज सेम था। यहाँ पे करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। कैसे वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस V1, यहाँ पे आ जाएगा R2 के क्रॉस प्लस माइनस V2, मैंने बताया था ड्रॉप, R3 के क्रॉस प्लस माइनस V3 आ जाएगा, राइट। अब चूंकि करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, V1 V2 V3 डेवलप होगा, तो हमको यही V1 मालूम करना है, यही V2 मालूम करना है, वही V3 मालूम करना है। जैसे पैरेलल के केस में, करंट डिवीजन रूल के केस में I1 I2 I3 मालूम करना पड़ा था। अब याद रखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, whenever two or more passive element, whenever two or more passive element, whenever two or more passive element are connected in series, right? Whenever two or more passive elements are connected in series, to calculate voltage, developed at या across each passive element
to calculate voltage developed across each passive element is done by a method called voltage डिवीजन रूल, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई भी सीरीज में अगर पैसिव एलिमेंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, हम ये वोल्टेज डिवीजन रूल को फॉलो करते हैं, राइट। अब चलिए देखते हैं V1 V2 V3 कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है V1, डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। V1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज लीजिए V जिसके क्रॉस निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे R1 के क्रॉस निकालना है R1 बाई R1 टोटल जितना सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल जितना सीरीज में कनेक्टेड है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जिसके क्रॉस निकालना है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस से टोटल वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन बाई टोटल एलिमेंट कितना सीरीज में कनेक्टेड है। इसी तरीके से V2 अगर मालूम करना है, ये मालूम करना है तो R2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से V3 अगर V3 मालूम करना है तो टोटल वोल्टेज इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यार ये वोल्टेज डिवीजन रूल था कि भाई अगर कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाए तो जिसके क्रॉस निकालेंगे उसी के क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही अगर हम ये चेंज कर दें, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसके क्रॉस हम अगर इंडक्टेंस डाल दें L1 L2 L3, वोल्टेज मालूम करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली आपको क्या करना है, R1 की जगह L1 कर दीजिए, L1 L2 L3 L2 L1 प्लस L2 प्लस L3 L3 L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट। तो इंडक्टेंस था, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटेंस कीजिए, कितना अंतर आ जाएगा आप खुद देखिएगा स्वयं। प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 C1 C2 C3। अब इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करना हो, सारा खेल पलट जाएगा, समझ रहे हो, सारा खेल पलट जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, बताता हूं। याद है आपको जब मैंने लिया था 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो मैंने क्या किया था करंट निकालने के लिए कि भाई लेट अस सपोज कि अगर एक रेजिस्टेंस का करंट निकालना है तो उसके सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करते थे बाई उतना टोटल रेजिस्टेंस करते थे। कैपेसिटेंस में वही, कैपेसिटेंस का अगर वोल्टेज हमें डिवाइड करना है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने करंट डिवीजन में रेजिस्टेंस के लिए किया था। और अगर ठीक है समझ गए हम, तो करते हैं, इसको पूरा रफ कर लीजिए, थोड़ा सा कपड़े से रफ कर दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अब V1 लिखते हैं। V1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू C2 C3 का प्रोडक्ट इंटू C2 C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, टोटल वोल्टेज अगर V1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, C1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो C2 C3 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सिमिलरली V2 अगर निकालना है टोटल वोल्टेज इंटू C1 इंटू C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली V3 अगर निकालना है तो टोटल वोल्टेज इंटू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये समझिए कि 3 तरह के आपको मैंने बताएं। एक रेजिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर, एक इंडक्टेंस में क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर, कैपेसिटेंस में क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर। तो इस तरीके से मेरा वोल्टेज डिवीजन रूल एक्ट करता है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा। Two resistor 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Two resistor 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. If current supplied by source is 20 ampere, find the equivalent resistance and current through each branch. तो चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। Two resistor 4 ohm and 6 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. If current applied by source, अगर सोर्स के द्वारा जो करंट अप्लाई किया गया है वो कितना है 20 एम्पियर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। अभी सोर्स है कोई, ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इसके अक्रॉस हमको आर इक्विवेलेंट मालूम करना पड़ेगा। अब चूंकि हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मेरे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा प्रीवियस वाला, क्योंकि इसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐड करना हमने बताया था कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं। तो सिंपली हम आर इक्विवेलेंट 4 × 6/10 यानी 2.4 ओम आपका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, यानी जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मालूम करना है। अब रही बात फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। इसके अक्रॉस हमको लेट अस सपोज I1 है, इसके अक्रॉस लेट अस सपोज I2 है, हमको ये करंट मालूम करना है। कैसे मालूम कर लेंगे भाई? सिंपल सी बात है, हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, क्योंकि करंट डिवीजन रूल से ही आसानी से आ जाएगा। तो I1 क्या होगा, टोटल करंट जिसके क्रॉस निकालना हो करंट डिवीजन रूल में, उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस लेते हैं 20 इंटू सामने वाला क्या है 6 अपॉन 4 + 6 10, ये 2 से गया, आंसर आया 12 एम्पियर। अब दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 20 एम्पियर है तो I2 ऑब्वियस सी बात है 20 - 12 8 एम्पियर ही आएगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं, करंट डिवीजन रूल हमें प्रैक्टिस करना है। तो टोटल करंट कितना है 20 इंटू 6 ओम के सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, 4 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, कितना आया 8 एम्पियर एज एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से हम करंट डिवीजन रूल का यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिएगा, 3 resistor 8.8 ohm, 6.4 ohm and 4.8 ohm are connected in a series across 120 volt supply. Find the total equivalent resistance, current and voltage across each resistor. तो चलिए जैसे जैसे सर्किट बना है वैसे वैसे हम बना लेते हैं सर्किट, राइट। तो 3 रजिस्टर हैं, एक है 8.8 ओम, दूसरा है 6.4 ओम, तीसरा है 4.8 ओम, एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई। यानी जो बैटरी का वोल्टेज है वो दिया है मेरा 120 वोल्ट, राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी दिया है। अब इसमें पूछा है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी बैटरी कोई भी लगा होता है तो हम करते क्या है, अगर हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है तो 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। If have to find total equivalent resistance, then वोल्टेज सोर्स या बैटरी की बात कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किट and current source is open circuit। सर्किट जी इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा, जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स अगर यहाँ पे लगा रहता तो हम इसको ओपन सर्किट कर देते, तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते। अब अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है तो बैटरी 120 वोल्ट की बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब इसके अक्रॉस हम वोल्टेज रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें मालूम करते हैं तो इसके अक्रॉस हमें मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल कितना आएगा, 8.8 + 6.4, 8.8 + 6.4 रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है, प्लस 4.8 कितना आएगा, 8 9 10 11 12 12 + 8 20 0 2 कैरी 8 9 10 16 20, यानी इसका टोटल आंसर आया 20 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा 20 ओम, ठीक है। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज जब ऐड करेंगे तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, राइट।
अब दूसरी बात करते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे बैटरी हमको लेना है 120 वोल्ट, करंट हमको मालूम करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मालूम है 20 ओम है, वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, क्या करंट नहीं आ जाएगा? क्या करंट आ जाएगा V/R20, तो ये 6 से जाएगा, यानी जो करंट आएगा मेरा 6 एम्पियर आएगा। करंट कितना आएगा मेरा 6 एम्पियर आएगा। अब ना वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमको मालूम करना है, यानी हमको प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 मालूम करना है। तो V1 क्या हो जाएगा, करंट कितना है 6 इंटू R1 8.8 के अक्रॉस हमें मालूम करना है, 8.8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा आपका 52.8 वोल्ट, सॉल्व कर लीजिएगा। V2 आ जाएगा आपका I कितना 6 इंटू 6.4, 6 इंटू 6.4, ये आ जाएगा आपका 38.4 वोल्ट। कोई गलती हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। V3 क्या हो जाएगा आपको 6 इंटू 4.8, 6 इंटू 4.8, ये आ जाएगा 6 इंटू 4.8 28.8 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल आप अब देखिएगा, इसके क्रॉस इतना है, इसके क्रॉस इतना है, इसके क्रॉस इतना है, टोटल आप मिला देगा, टोटल मिला के आपका 120 वोल्ट आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये आपका जो है वोल्टेज रहा V1 V2 V3। V1 कितना आया है आपका 52.8, V2 कितना आया है 38.4 और V3 कितना आया है 28.8, ठीक है। ये 3 वोल्ट है, रिमेंबर रखिएगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, जो कि मैंने कहा था विदाउट करंट डिवीजन रूल, विदाउट वोल्टेज डिवीजन रूल आप करोगे, तो ये रहा वो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट वो वाला क्वेश्चन ये था जहां पे आपका 20 ओम 40 ओम पैरेलल में था, उसके सीरीज में 10 ओम था, और 10 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर था। I1 I2 मालूम करना था, V मालूम करना। तो हमने कहा था कि एक लंबा मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप सीधे करंट डिवीजन रूल लगाइए, देखिए क्या आता है। I1 लगाइए, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, क्योंकि 2 एम्पियर फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, तो टोटल करंट 2 एम्पियर है। अगर I1 मालूम करना है तो सामने वाले रेजिस्टेंस से टोटल करंट का मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम अपॉन 40 प्लस 20 ओम 60, तो आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 4/3 एम्पियर। इसी तरीके से इसी प्रकार से I2 क्या आ जाएगा, टोटल करंट इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस 20 ओम अपॉन 20 प्लस 40, राइट। तो आपका आ जाएगा 40/60, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 2/3 एम्पियर, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2/3 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें I1 मालूम है, I2 मालूम है, अब हमें V कैलकुलेट करना है। अब जरा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, जैसे मैंने बताया वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करके आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 20 पैरेलल 40, 20 पैरेलल 40 कितना हुआ 800 अपॉन 60, कितना हुआ 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 40/3, 40/3 प्लस कितना है 10 ओम है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 30/3, यानी 70/3 ओम ये रेजिस्टेंस हुआ। टोटल वोल्टेज हमको मालूम करना है और टोटल करंट हमको 2 एम्पियर मालूम है, तो क्या आ नहीं जाएगा V, टोटल V क्या आएगा I इंटू R इक्वलेंट, I कितना दिया 2 इंटू 70/3, 70/3 आएगा आंसर 140/3 वोल्ट। यही हमने निकाला था अपने पिछले वाले क्वेश्चन में, जहां पे हमने वोल्टेज निकाला था 140/3 ओम, जहां पे I1 और I2 मैंने बताया था, I1 आपका आएगा वो 4/3 एम्पियर, I2 आएगा आपका 2/3 एम्पियर, राइट। सो ये भी हमने बताया था, ये भी हमने बताया था, लेकिन तो थोड़ा लॉन्ग मेथड था, थोड़ा सा लंबा समय लगा था। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट ट्रांसफॉर्मेशन से कितना बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने लगा दिया। तो ध्यान से रखिएगा कि वो सारी चीज़ें आपको रिमेंबर हो, करंट डिवीजन रूल और जनरल मेथड भी आपको आनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। चलिए हम नए टॉपिक शुरुआत करते हैं, रफ कर दे इसको बताता हूँ। सो स्टूडेंट हेडिंग डाल दीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लग रहा है सोर्स का ट्रांसफॉर्म करना। बेसिकली इसमें हम बताएंगे क्या करते हैं। इसमें आप एक चीज़ डालिए कि भाई पॉइंट वाइज लिखिए क्या क्या है ये। सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मेरा वोल्टेज सोर्स होने वाला है
तो सबसे पहले लिखिए इसमें करंट सोर्स और एज वेल एज वोल्टेज सोर्स इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले लिखिएगा इन दिस वोल्टेज एंड करंट सोर्स इज इन्वॉल्व। ठीक है, सब कुछ बताने से पहले बस आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा सारी चीजें। दूसरी चीज है यूज्ड फॉर बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। जो मेरा डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होता है, दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन बट फॉर डिपेंडेंट सोर्स के लिए जो कि जिस भी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, द वेरिएबल on which dependent source depends, the variable on which the dependent source depends does not change। ये जो मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले इसमें वोल्टेज और करंट सोर्स इन्वॉल्व होता है। दूसरी चीज ये इंडिपेंडेंट के लिए और डिपेंडेंट वोल्ट सोर्सेस के लिए यूज होता है, लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स है उसमें क्या होना चाहिए, जो उसका वेरिएबल है। लेट अस सपोज कि वोल्टेज जो हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, जहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, किसी अदर ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू है, अगर वो चेंज होता है तो हम डिपेंडेंट सोर्स में वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। बस आप रट लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, सब बताऊंगा, ठीक है, बस आप इतना जान लीजिएगा कि अगर वोल्टेज का जो वेरिएबल, वोल्टेज सोर्स का जो वेरिएबल हमने यूज किया, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, तो हम वहां पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वेरी नहीं करता है तो हम वहां पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ये टेक्निक मालूम हुई कि भाई इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्कआउट करता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स, मीन्स वह सोर्स जो कि किसी भी अदर वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ले लीजिए, प्लस माइनस 2 वोल्ट है, 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 3 वोल्ट, 2 एम्पियर और ये 5 ओम, इसको 6 ओम। बहुत बड़ा सर्किट है, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और छोड़ दी, एक चीज़ ले ले तो भी सही रहेगा। क्या ले लिया जाए, इसको जरा हटाएं। थ्री एम्पियर, 6 राइट। ये मेरा सर्किट डायग्राम है, इसमें आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सारा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सर्किट है, वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ये करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है, और करंट सोर्स के पैरेलल, अच्छा ये करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है। एक और चीज इसमें लगाते हैं,
इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रख देते हैं, ये आपका 1 ओम कर दिया, ठीक है। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन करने होते हैं कि कहाँ पे मेरा करंट ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ पे मेरा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले when the current source is in parallel with any resistance, when the current source is in parallel with any resistance, then only current transformation is applied. नोट डाउन कर लीजिए, when current source parallel with any resistance, source transformation is applied. Second, when voltage source is in series with the resistance, when voltage source is in series with the resistance, then source transformation is applied. When voltage source is in series with resistance, then source transformation is applied. तो दो केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है मेरा। सबसे पहले तब लगेगा जब मेरा करंट सोर्स किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा, दूसरा तब लगेगा जब मेरा वोल्टेज सोर्स किसी रेजिस्टेंस के सीरीज में होगा। दो केस के अलावा कहीं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, चाहे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स रखो या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रखो, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब थोड़ा हम रफ करते हैं, उसके बाद बताते हैं धीरे धीरे। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया बैक करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बताना है और समय बहुत कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने दो चीज बताई, जहां पे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, जहां पे करंट सोर्स के पैरेलल में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज सोर्स लीजिए ना, ये वोल्टेज सोर्स लीजिए, आपको क्या दिखता है, क्या ऐसा हो रहा है ना। एक सेकंड, हाँ, इसमें बताइए वोल्टेज सोर्स क्या सीरीज में दिखता है रेजिस्टेंस के, क्या दिखता है, क्या वोल्टेज सोर्स सीरीज में दिखता है रेजिस्टेंस के, नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन या करंट, आप ये कह सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा इसको। जैसे वोल्टेज के क्रॉस अगर हम करते हैं, वोल्टेज सोर्स के क्रॉस अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे अप्लाई होता, लेकिन अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन या कहें आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। तो लिख लीजिए, सोर्स ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अप्लाइड। अब ध्यान से देखिए, करंट सोर्स सीरीज में है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। यहां भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अप्लाइड। तब सवाल आता है, सर होगा कहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, कहां होगा, तो यहां पे वोल्टेज सोर्स इज इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। दिखा क्या, वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेजिस्टेंस। दूसरा, करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। दिखा क्या, जब दिखे तो यही तो होगा अप्लाई, जो मैंने रूल बताया है, वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेजिस्टेंस, करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे होगा, वोल्टेज सोर्स को हम कहां बदलेंगे, किस तरह बदलेंगे, करंट सोर्स को कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम इस 3 वोल्ट और 1 ओम को यहाँ पे थोड़ा अलग से लेते हैं, प्लस माइनस 3 वोल्ट यही है, अच्छा ऊपर नीचे, ठीक, ऐसे ले लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। ये रहा मेरा रेजिस्टेंस,
और यहाँ पे मैंने रखा प्लस माइनस ग्राउंड है 3 वोल्ट 1 वोल्ट, राइट। अब अगर ये है मेरा, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, याद रखिएगा वोल्ट हमेशा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो बैटरी होता है या जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम करंट सोर्स में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या, व्हेन वोल्टेज सोर्स is in series with the resistance, when a voltage source is in series with the resistance, it transform into current source, it transform into current source having value equal to V by R। V क्या है यहाँ पे, जो कि वोल्टेज का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपॉन जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा है, जो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, अगर इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक क्या कहा है, टू करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा हैविंग वैल्यू आई इक्वल वी बाई आर, यानी एक करंट सोर्स आएगा आई की वैल्यू। अब इसका पोलैरिटी हम कैसे रखते हैं, अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट ऑब्वियस सी बात है मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है तो पॉजिटिव से करंट जाएगा, तो हमारा एरो कैसे मार्क करेंगे, हम एरो मार्क करेंगे बैटरी की पोलैरिटी पे। अगर प्लस माइनस इस तरीके से है तो मेरा बैटरी जो करंट सोर्स का पोलैरिटी होगा एरो अप होगा, एरो अप होगा, आई इक्वल वी बाई आर विथ current direction based on voltage source polarity, ठीक। तो जो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है करंट डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगा। अगर वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी प्लस माइनस है तो करंट डायरेक्शन इस तरीके से होगा, अगर वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी मेरी माइनस और प्लस रहती तो जो मेरा करंट डायरेक्शन है प्लस इधर है तो एरो का डायरेक्शन इधर हो जाता, एरो का डायरेक्शन इधर हो जाता। तो करंट का डायरेक्शन हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा रिमेंबर रखिएगा, करंट का डायरेक्शन इसी तरीके से हम चूज करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कहा है आई इक्वल वी बाई आर विथ करंट डायरेक्शन बेस्ड ऑन वोल्टेज सोर्स पोलैरिटी, और क्या होगा, और यहाँ पे होगा, ऊपर का रफ कर देते हैं, यहाँ का लिख चुके हैं क्योंकि जगह कम है और हम बताना चाहते हैं यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ का हम रफ कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स पोलैरिटी एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ voltage source will now parallel with current source, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि करंट सोर्स हैविंग वैल्यू आई इक्वल वी बाई आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितनी है 3 वोल्ट अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू होगी 3 एम्पियर, यानी जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। अब उसके अलावा क्या कहा है, एंड रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था, रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था वो क्या हो जाएगा, विल नाउ पैरेलल विद करंट सोर्स, विल नाउ पैरेलल विद करंट सोर्स, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। अगर हम टोटल अगर निकाले तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो करंट सोर्स पैरेलल विद 1 ओम और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल वी बाई आर, जैसा कि बोला गया है
3/1 यानी 3 एम्पियर। ये करंट सोर्स की वैल्यू 3 एम्पियर जो कि 1 ओम इसके पैरेलल में लगा है। तो ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन से करंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये कह सकते हैं कि सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। इसी तरीके से हम वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं करंट सोर्स में। अगर वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो, इस केस में नहीं कर सकते, वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये केस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप कह सकते हैं एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। अब करंट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं कि भाई करंट से वोल्टेज सोर्स में कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको एक ही चीज अच्छे से बता रहा हूं कि आपको कोई भी चीज दिक्कत ना हो, बस आप लोग अच्छे से करते जाइएगा। ठीक है, इतना बेसिक शायद ही कोई बताता है वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको बेसिक से हर चीज आए। जो मैं फेस किया हूं, मैं भी एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट हूं भी, जो मैं नेटवर्क में फेस करता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कोई चीज दिक्कत ना हो। करंट ट्रांसफॉर्मेशन को लिखिएगा, इसको थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये 2 एम्पियर, ये 5 ओम, राइट। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर से डेफिनेशन लिखिए जो मैंने कहा था, व्हेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट सोर्स in parallel with resistance is done, current source is converted into voltage source having value V is equal to I multiply R, V is equal to I multiply R, and voltage polarity depends upon current arrow direction, and voltage polarity depends upon current arrow direction, and resistance parallel with current source will now be series with voltage source। ठीक है, ये दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, तो व्हेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस इज डन, करंट सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू V इक्वल टू IR, एंड वोल्टेज पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन करंट एरो डायरेक्शन। करंट के एरो का डायरेक्शन देखिए क्या है, अपर है। जब अपर है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, तो जहां पे एरो होगा प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस हो जाएगा। तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या होगा? अगर एरो का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। उसके अलावा क्या कह रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो I इंटू आर होगी। करंट कितनी है? 2 है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट, जो वोल्टेज सोर्स होगा। और क्या कह रहा है? एंड रेजिस्टेंस पैरेलल विद करंट सोर्स, जो पैरेलल है करंट सोर्स के 5 ओम, विल नाउ बी इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। अब इसके साथ क्या हो जाएगा? इसका ये सीरीज में आ जाएगा, ये 5 ओम। तो ये मेरा करंट ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन इधर हो गया।
तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी ये इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए कि किस तरीके से हमने वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन से करंट ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब कि वोल्टेज से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फिर आपसे दिमाग से कभी नहीं हटेगा। ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स का। अब थोड़ा डिपेंडेंट सोर्स का देखते हैं थोड़ा सा। सो हेडिंग डाल दीजिए फॉर डिपेंडेंट सोर्स, फॉर डिपेंडेंट सोर्स। सो डिपेंडेंट सोर्स के लिए एक सर्किट बनाता हूं मैं। तो थोड़ा सीधा बनाना, पहले टेढ़ा अच्छा नहीं लगता। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए जो है इतना अच्छा नहीं बनता, फिर कोशिश करता हूँ। नामकरण कर देते हैं। 2 वोल्ट, 4 ओम, I1, 6 ओम, I2, 2I2, 4 ओम, इसका 3I1, 2 ओम, 1 ओम, 2V2, इसका 2 ओम, 2V2, इसका 6 ओम। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, पर थोड़ा सा अंतर है। सारा डेफिनेशन जो आप इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए लिखे थे डिपेंडेंट सोर्स के लिए लिख लीजिएगा। इसमें भी करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि ध्यान से देखिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है 2I2 पे डिपेंड करता है। I2 यानी इस पे 6 ओम के अक्रॉस जो करंट है ये तो बदल नहीं रहा है। अब देखिए यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, इंडिपेंडेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन is only applied when variables of dependent sources are not changing। जब भी डिपेंडेंट सोर्स के वेरिएबल चेंज नहीं करते, I2 चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें, मतलब करंट का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें देखिए तो ये 3I1 पे डिपेंड कर रहा है, ये 3I1 पे डिपेंड कर रहा है, I1 भी कांस्टेंट है, यहाँ भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2V2 पे डिपेंड कर रहा है, V2 कहाँ है, इसके अक्रॉस है V2, ये भी चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। ये क्या है 2V2, यहाँ पे भी ये भी चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा।
तो जहां पे अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि करंट कहीं पे चेंज कर रहा है, कहीं पे वोल्टेज चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा, वहां पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। ये आप जान लीजिए, ये एक कटु सत्य है। बाकी सब कुछ जितना भी चीजें होंगी, जैसे यहाँ अगर इसको हम बदलते हैं तो ये वोल्टेज सोर्स वैसे ही पोलरिटी का होगा। करंट सोर्स इस तरह के एरो में है करंट सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का जो पोलरिटी होगा वही प्लस माइनस होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसके सीरीज में होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वोल्टेज सोर्स की 8I2 होगी, क्योंकि 2I2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2I2 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी ये 8I2 आ जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है तो ये सीरीज में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंट सोर्स का भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वैसे ये इतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने की जरूरत है कि डिपेंडेंट सोर्स में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है कि नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हम अच्छे से कर लिए। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि मैंने डिटेल अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल की वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो इतना आज पूरा अच्छे से पढ़ेगा, जो भी मैंने पढ़ाया आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपको जो भी मैंने पढ़ाया शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड, ओपन सर्किट से कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से बारीकी से इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई किस तरीके से हमने डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स का कैसे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा कि आपको सब कुछ याद रहे। तो इतना आज का लेक्चर में था। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जाकर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस को रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप कृपया जाके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, जिससे अगर जिनको नेटवर्क में ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है, EIN ECE जितने भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, नेटवर्क समझ में नहीं आता है, वो आके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक ID, टेलीग्राम, ट्विटर सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। पूरा चीज़ आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट का आंसर दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं फिर से बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और उम्मीद है कि आप अच्छे से करोगे। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको भी रेगुलर चीज़ मिल सके, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए उमंग, एक नए क्वेश्चंस के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना, ओके। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।